हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू वीएनसीसी। तो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है 2 फरवरी को। जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है 2 फरवरी को क्या चीज़ का, फिजिक्स का। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम जो है आपके लिए उसका आंसर की जो है मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, और ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन सेट है ये हमारे पास है क्वेश्चन सेट ई है। तो इसमें से तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपके पास जो भी क्वेश्चन सेट है आप अपने क्वेश्चन के अनुसार जो है देखिए, क्वेश्चन जो है सबका सबका एक जैसा ही है, लेकिन बस केवल क्या है, क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो आगे पीछे है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के अनुसार आप अपने आंसर को मैच करते चलिएगा। ठीक है, कि आप कितना आप सही करके आए हैं और कितना आप गलत आंसर मार करके आए हैं। ठीक है, आप लोगों को जो है 35 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज का ये सेशन यहीं पर शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन का पहला जो क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन है, ये जो एग्ज़ाम हुआ है एक्चुअली 2 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि कल है। और ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा था 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस जो है 20 सेंटीमीटर दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है। इनके संयोजन का क्षमता डायोप्टर क्या है? ऑप्शन में है 2.5, -2.5, 7.5 एंड -7.5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है व्यतिकरण की घटना का कारण है। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? कालांतर, आयाम परिवर्तन, वेग परिवर्तन या फिर तीव्रता परिवर्तन। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कालांतर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, निकोल प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है ये फिगर किसका प्रतीक है? डायोड का, एन टाइप का या फिर पी टाइप का या फिर ट्रांजिस्टर का? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ये डायोड का, ये जो है फिगर डायोड को प्रतीक करता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है। ट्रांजिस्टर की प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होती है? वोल्ट, एम्पियर, ओम या फिर कोई इकाई नहीं। देखिए, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक का कोई इकाई नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा तर्क द्वारा निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है? और, एंड, नॉट या फिर नंड? अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंड हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए, अगर आपको सेशन जो है अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को लाइक करिए और इसको जो है आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यूएचएफ आवृत्ति की तरंगे प्रायः कैसे संचारित होती है? भू तरंगे, आकाश तरंगे, सतह तरंगे या फिर अंतरिक्ष तरंगे? अगर हम बात करें राइट आंसर की तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यूएचएफ जो होता है, यूएचएफ आवृत्ति की तरंगे प्रायः अंतरिक्ष तरंगे होती है। ठीक है, चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है 6 म्यूएफ धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 2 म्यूएफ एंड 18 म्यूएफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 sin 100 पाई टी में धारा के मूल
माध्य वर्ग का मान क्या है? ऑप्शन है 60√2, 30, 100 या फिर 0। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 60√2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में है एलर परिपथ की प्रतिबाधा होता है। एलर परिपथ का प्रतिबाधा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, रूट अंदर r² प्लस ओमेगा² इंटू L²। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11 में है एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। आधा होगा, दोगुना होगा, चौगुना होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक चोक कुंडली का क्या बोला जा रहा है, स्व प्रेरकत्व 5 हेनरी है। इससे बहती धारा 2 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। चोक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? 2.5 वोल्ट, 5 वोल्ट या फिर -10 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट। अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो ऑप्शन सी -10 वोल्ट हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण होता है, ऑप्शन डी में है 8.0 गुना 10⁻22। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? 8.0 इंटू 10⁻22। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है, ऑप्शन है π/2, π/3 या फिर 0। अगर हम बात करें राइट आंसर की तो ऑप्शन डी 0 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को जो है लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग जो है 35 क्वेश्चन को 4 करके आए होंगे। ठीक है, मैं ये आशा करता हूँ कि आप 35 क्वेश्चन को एकदम सही से बना करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है 25 का द्विआधारी समतुल्य है। 25 का द्विआधारी समतुल्य क्या होता है? यहाँ पर 1 1 0 0 1 का होल ट्वाइस हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 16 में। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान होती है के समान नहीं होती है, एक जैसा होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों से क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान नहीं होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर हमारा ये रहा। प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। प्रकाश वर्ष का मान किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 9.46 गुना 10⁻15। ठीक है, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 के बराबर। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें सही उत्तर की तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ की कुल प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर अनंत। तो अगर हम बात करें सही उत्तर की तो ऑप्शन बी ऋणात्मक हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में यदि
यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल t, यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल t तथा महत्तम चाल भी हो, तो यहाँ पर इनमें से कौन सा सही होगा? तो हम लोग जानते हैं यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल t है तो वह व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा v² के, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है केवल उच्च धारा, केवल उच्च वोल्टेज, उच्च धारा एवं उच्च वोल्टेज, निम्न धारा एवं निम्न वोल्टेज। तो अगर हम बात करें सही उत्तर की तो सुनिए, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युतीय युक्ति, विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे केवल उच्च वोल्टेज प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, फिर इनमें से कोई नहीं। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ती है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है, रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या फिर कैथोड किरण? अगर हम बात करें सही उत्तर की तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी गामा किरण हो जाएगा। गामा किरण का जो है वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? तो देखिए इसका होता है 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज तक का प्रयोग होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सही उत्तर की तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में है, किसी भी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करता है आपतन कोण पर, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, प्रिज्म के अपवर्तन कोण पर, प्रिज्म कोण पर। देखिए किसी भी प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करता है यहाँ पर प्रिज्म कोण पर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है उच्च ताप, अर्धचालक, उच्च दाब, संख्या परिवर्तन। तो अगर हम बात करें सही उत्तर की तो ऑप्शन डी यानी कि संख्या परिवर्तन हो जाएगा हमारा सही उत्तर। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है संख्या परिवर्तन, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आपको सेशन को लाइक करना है और इसको सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, प्रकाश अनुप्रस्थ रंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है परावर्तन, ध्रुवन, व्यतिकरण या फिर विवर्तन। अगर हम बात करें सही उत्तर की तो ऑप्शन बी ध्रुवन हो जाएगा हमारा सही उत्तर, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी है सही उत्तर। चलिए जी अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। यहाँ पर क्या है, एक गोलीय दर्पण, क्वेश्चन नंबर 29 में है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात करें सही उत्तर की तो एक गोलीय दर्पण को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है, उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन बी यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। यहाँ पर क्या है,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होता है 0.5, 1, 0 या फिर इनफाइनाइट। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान 0.5 होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला जा रहा है? पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। काल्पनिक एवं वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 32 में किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर होता है पाई/2, पाई/4 या फिर 0। अगर हम बात करें सही आंसर की तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही उत्तर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 32 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन का नंबर 33 रहा आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला जा रहा है। यह है क्वेश्चन नंबर 33। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्रथम कुंडली की धारा की तुलना में बराबर होता है, कम होता है, अधिक होता है। इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, कम होता है। ठीक है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की धारा के तुलना में कम होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? एक्स किरणें हैं, गतिमान इलेक्ट्रॉन, गतिमान धनात्मक आयन, गतिमान ऋणात्मक आयन, विद्युत चुंबकीय तरंग। एक्स किरण जो है ऑप्शन डी, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। एक्स किरण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में है यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा? माध्यम में प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा? ऑप्शन है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी में है 1.5 गुना 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी में है 6 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी में है 4.5 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो अगर हम बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 6 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो अगर हम बात करें 35 की सही ऑप्शन की तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपके सामने। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा परावैद्युतांक का एसआई मात्रक, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को सभी कोई सेशन को लाइक करेंगे और आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है 0, 1 माइक्रोकूलम, 1 कूलम या फिर अनंत होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है 0, यानी कि आवेशित संधारित्र पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ऑप्शन ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। चालक, क्वेश्चन नंबर 38 में है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होता है, समरूप होता है, त्वरित होता है, क्या है, अपसरित होता है या फिर अवमंदित होता है। तो इस चालक के अंदर
इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित होता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 40 पर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, सॉरी 39, 38 किए हैं ना, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी में है एप्सिलॉन नॉट का इन्वर्स, ऑप्शन सी में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऑप्शन डी में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का इन्वर्स। तो अगर हम बात करें सही उत्तर की तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 में प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? सिंपल सा बात है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि आवेश का परिमाणीकरण, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। सिंपल सा बात है, आवेश का परिमाणीकरण क्या दर्शाता है कि एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, 41 का ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 42 पर। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 42 में विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। क्षेत्र शक्ति की, दिशा की, आवेश की, प्रकृति की, फिर इनमें से सभी। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हमें जो है क्षेत्र की शक्ति की भी जानकारी प्राप्त होती है, दिशा की भी जानकारी प्राप्त होती है, और आवेश की, प्रकृति की भी जानकारी होती है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इनमें से सभी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, क्षेत्र शक्ति की, दिशा की, आवेश की, प्रकृति की भी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। निकेल क्या है? निकेल क्या है? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। निकेल जो है लौह चुंबकीय होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 43 का ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। निकेल जो होता है लौह चुंबकीय होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 ठीक है, साउंड ठीक है? चलिए जी, साउंड ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अब हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 पर चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या होता है? नमन कोण, दिक्पात, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, या आभासी नमन कोण। चुंबकीय यामोत्तर या भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? दिक्पात कहलाता है। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण दिक्पात कहलाता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी होगा जी सही उत्तर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। यहाँ पर है एक उभयोतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। एक उभयोतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या जब 20 सेंटीमीटर है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है 1.5, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए क्या बोला जा रहा है। एक ही तरंग दैर्ध्य
के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? वेग, ऊर्जा, संवेग या फिर कोणीय वेग। तो अगर हम बात करें सही उत्तर की, तो सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि संवेग हो जाएगा हमारा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी संवेग होगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 में है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या होता है? ऑप्शन में है न्यूट्रॉनों की गति मंद करना, न्यूट्रॉनों की गति तीव्र करना, इलेक्ट्रॉनों की गति कम करना या फिर इलेक्ट्रॉनों की गति तीव्र करना। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति मंद करना, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 48 की। तो क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा आपके सामने। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोरॉन, बिस्मथ, आर्सेनिक या फिर फास्फोरस। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है बोरॉन। ठीक है, बोरॉन को यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 पर। डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग कब किया जाता है भैया? ऑप्शन है प्रवर्धक की सतह, प्रवर्धक की तरह। ठीक है, डायोड का उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए में प्रवर्धक की तरह, दोलक की तरह, मॉड्यूलेटर की तरह या फिर डिस्टकारी की तरह। अगर हम बात करें सही उत्तर की, तो डायोड का प्रयोग डिस्टकारी की तरह प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 में है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है कूलॉम का नियम। फिर भी ऑप्शन में देखिए क्या है, एम्पियर का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम या फिर कूलॉम का नियम। तो ऑप्शन डी यानी कि कूलॉम का नियम हो जाएगा। ठीक है, 50 का ऑप्शन जो है डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 में है बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? ऑप्शन ए में है आर के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी में है आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी में आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन डी में है आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम बात करें सही उत्तर की, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखिए व्युत्क्रमानुपाती को ही समानुपाती भी बोला जाता है, इसलिए 51 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 में है किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच का संबंध क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही उत्तर। Vd जो होता है यानी कि संवहन वेग जो होता है विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ठीक है, Vd यानी कि संवहन वेग जो होता है विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, इसलिए ऑप्शन ए यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 53 में है। क्वेश्चन नंबर 53 में है 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 μF है मिलकर एक बड़ा बूंद बनते हैं। ठीक है, एक बड़ा बूंद बनते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? देखिए 64 समरूप बूंदे
जिनमें प्रत्येक की धारिता क्या है 5 μF है। इन सबको मिल करके क्या है एक बड़ा बूंद बनता है। तो हमें बड़े बूंद की धारिता बता देना है, तो 64 बराबर हो जाएगा 4 का क्यूब होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 चौका 20, यानी कि ऑप्शन डी यानी कि 20 μF होगा इसका राइट आंसर। 20 μF हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 पर। विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? धारा, प्रतिरोध, विभवांतर या फिर इनमें से सभी। विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? नाम से ही स्पष्ट है, विभवांतर को मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए जी, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 है, क्या है 55 में है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी विद्युत स्थैतिक ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, घट सकती है या फिर बढ़ सकती है या फिर समान रहती है। दो आवेशों के बीच की दूरी अगर बढ़ाई जाती है तो उनके बीच विद्युत स्थित ऊर्जा जो है घट जाती है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 55 का ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 है, दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक रेडियो समस्थानिक यहाँ पर विस्मत है का अर्थ आयु 5 दिन है। 20 दिनों के बाद के लिए गए नाभिकों का अविघटित अंश होगा। क्या बोला जा रहा है, एक रेडियो समस्थानिक विस्मत है कि अर्ध आयु 5 दिन है। 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिकों का अविघटित अंश क्या होगा? ऑप्शन है 1/2, 1/4, 1/5 और 1/16। अगर हम बात करें सही उत्तर की तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन बी 1/4 हो जाएगा हमारा सही उत्तर, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन बी होगा सही उत्तर, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को जो है लाइक करिए और आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 58 रहा आपके सामने। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दो आवेशों के बीच 58 में है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप या क्रम में होता है? ऑप्शन है 10 के पावर 42, 10 के पावर 39, 10 के पावर 36 और 1। अगर हम बात करें सही उत्तर की तो ऑप्शन बी यानी कि 10 के पावर 39 हो जाएगा हमारा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। चलिए तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 पर। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोला जा रहा है, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश छोटी q रखा जाए तो आवेशों में इस व्यवस्था में संतुलन के लिए q का मान क्या होगा? ऑप्शन है q/2, बी में है -q/4, ऑप्शन सी में है -4q और ऑप्शन डी में है +q/4। तो अगर हम बात करें सही उत्तर की तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर, ऑप्शन बी होगा हमारा सही उत्तर, -q/4 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60 है, ये रहा आपके सामने, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला जा रहा है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण
ए ई के बीच का कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे। क्वेश्चन बोला जा रहा है विद्युतीय क्षेत्र आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र का तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे। ऑप्शन है π/4, π/2 और 0। अगर हम बात करें सही आंसर की तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी π/2 हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है? निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है? विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, विस्तृत स्थित ऊर्जा या फिर विद्युत तीव्रता। तो अगर हम बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत तीव्रता हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, यानी कि 61 का ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62 रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला जा रहा है दो तरंगों y1 बराबर 4 sin ओमेगा टी एवं y2 बराबर 3 cos ओमेगा टी से उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का महत्तम मान क्या होगा? ऑप्शन में है 7, 5, 1 या फिर 25। तो ऑप्शन बी हमारा 5 हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन बी में है 5, सही आंसर यही होगा। ठीक है, बात करते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, ये रहा हमारे सामने। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 63, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या है? परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या है? ये होता है b² 2 ओमेगा, यानी कि ऑप्शन ए b² क्या है म्यू, b² म्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही उत्तर। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है? b² म्यू। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। यहाँ पर है जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या है? ऑप्शन है 1.67 हेनरी, ऑप्शन बी में है 6 हेनरी, ऑप्शन सी में है 3 हेनरी और ऑप्शन डी में है 0.67 हेनरी। अगर हम बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1.67 हेनरी। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 रहा ये आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला जा रहा है, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है फ्रेनेल, मैक्सवेल, हाइगेंस या फिर न्यूटन। ऑप्शन सी हाइगेंस द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, यानी कि 65 का ऑप्शन सी होगा, हाइगेंस हो जाएगा हमारा सही उत्तर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत द्वारा स्वतंत्र है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत द्वारा स्वतंत्र है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए में है आपतित प्रकाश की तीव्रता से, ऑप्शन बी में है 2 इलेक्ट्रोडों के बीच लगाए गए विभवांतर से, ऑप्शन सी में है उत्सर्जक पदार्थ की प्रकृति से, ऑप्शन डी में है आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 में बोला जा रहा है दृश्य स्पेक्ट्रम में रंगों में किसका अधिकतम तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम में रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? लाल का, पीला का, नीला का या बैंगनी का? तो ऑप्शन ए लाल का हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि 67 का ऑप्शन ए हो जाएगा लाल रंग का
सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप जल्दी से इस सेशन को लाइक करिए, और आप जो है सेशन को और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि मैं आगे जब भी वीडियो डालूं तो उसका जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 में है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। ऑप्शन ए में है प्रोटॉन से, ऑप्शन बी में है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, ऑप्शन सी में है अल्फा कण से, और ऑप्शन डी में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। किसी परमाणु का नाभिक जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो बात कर लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला जा रहा है, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है। केवल धारिता एवं युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है। ऑप्शन ए में है 0 डिग्री, बी में है 90 डिग्री, सी में है 180 डिग्री, और ऑप्शन डी में है 45 डिग्री। ऑप्शन बी 90 डिग्री हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर, यानी कि 69 का क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का, हमारा सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए में है परावैंगनी, ऑप्शन बी में है एक्स किरण, ऑप्शन सी में है सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन डी में है गामा किरण। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा गामा किरण। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने केवल ऑब्जेक्टिव हम आज कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। आज हम लोगों ने पार्ट 1 में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 में जो है हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आपके जो आगे अब नेक्स्ट जो आपका एग्जाम और होने वाला है, उसके लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को आज जो है 25 में 25 एकदम सही आंसर आप लोग मार के आए होंगे। ठीक है, तो आपके अगले एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तो अब हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना एग्जाम और अपना पढ़ाई जो है करते रहिए। ठीक है, और अपना एग्जाम भी अच्छे से देते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।